सुप्रभातम विद्यार्थीगण, सुपर क्लास में आपका स्वागत है। पिछली जो क्लास थी हमने संधि के परिचय के बारे में पढ़ा था और संधि के परिचय में हमने पढ़ा था कि जो संधि होती है वो चार जगह नित्य ही होती है। पहले नंबर, संधि एकल पद में हमेशा ही होगी, संधि समास में हमेशा ही होगी, संधि प्रत्यय में उपसर्ग में हमेशा ही होती है और इसके अलावा संधि कवि की इच्छा पर निर्भर करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संधि कवि अगर वाक्य में चाहता है तो वहां संधि करता है और नहीं चाहता है तो नहीं करता है। यानी अगर वो संधि नहीं करता है तो भी वाक्य वैसे के वैसे रख सकता है और संधि करता है तो संधि बनाकर भी वैसे शब्द को बना सकता है। क्योंकि जब वाक्य की रचना की जाती है, यानी जो हम गद्य और पद भाग पढ़ते हैं, तो जो पद भाग में वाक्य की रचना की जाती है उसमें कवि की इच्छा पर निर्भर करती है। अब हम संधि को पढ़ेंगे तो संधि को हम संधि दो संधि साथ में लेकर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी मैटर को तुलना में या समानता में पढ़ते हैं तो वो मैटर ज़्यादा जल्दी याद होता है, इसलिए हम दो संधि लगभग साथ में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले नंबर स्टार्ट करते हैं यण संधि। जो यण संधि है, यण संधि के साथ में हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी उस समय कि संधि जो है, संधि खुद अपने नाम से हमें हिंट देती है कि मैं किस प्रकार की प्रक्रिया, यानी मेरी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, और मेरे नाम से, उन संधि के नाम से यह हमें पता चल जाता है कि बनने वाले पद कौन से होंगे, यानी बनने वाले वर्ड कौन से होंगे। देखो संधि में सबसे सरल, देखो नियमों को याद रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो कंपटीशन क्लासेस में या 9th 10th 11th 12th में जो संधि पूछी जाती है उस संधि में इतना ही पूछा जाता है कि संधि विच्छेद कीजिए और नाम लिखिए, और संधि में समस्त पद जो बनता है, यानी विच्छेद किए पदों से जो समस्त पद बनता है, एकल पद बनता है, वो पद बनाइए या नाम लिखिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। संधि का नाम पूछा जाता है और संधि विच्छेद और संधि पूछी जाती है। इसके अलावा नियम आज के समय में नियम नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इस मैटर को ध्यान रखने में सबसे सरल तरीका है कि संधि का नाम तो हमें पहले से पता चल जाता है। अगर देखो जैसे यण संधि है, तो यण संधि ये बताती है कि इसमें बनने वाले पद, किसी भी प्रकार की संधि हो तो उसमें आप संधि में बनने वाले पद पहले याद रखो। अगर आप बनने वाले पद याद रखते हो तो संधि के नियम भी आप स्वयं बना सकते हो। और बनने वाले पद, संधि का जो नाम होता है वो ही ये बता देता है कि मेरे बनने वाले पद कौन से हैं। जैसे यहां हम देखें यण, यण प्रत्याहार, मैंने आपको बताया था प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया बताई थी 14 सूत्रों से, पाणिनि ने जो 14 सूत्र दिए थे। यण प्रत्याहार मतलब यण वर्ण, यण वर्ण में कौन सा आते हैं? य, व, र और ल। य, व, र, ल, ये हलंत लगाने का मतलब है कि ये केवल क्या है? व्यंजन है, इनमें स्वर का उच्चारण नहीं है। संधि में आपको केवल अगर व्यंजन संधि होगी, केवल व्यंजन का ही मेल होगा, और अगले वाला अगर कोई स्वर है तो उसमें मेल हो जाएगा, यानी उसमें मात्रा लग जाएगी। तो वह अब नियम की ओर जाए तो वह किससे बना है? छोटी ई और बड़ी ई से, ऊ और ऊ से बना है वह। इसी प्रकार से रह है री और बड़ी री से, इसी प्रकार से ल है तो री से। देखो संस्कृत में री और री दो वर्ण ज्यादा है और हिंदी में ये वर्ण संधि में नहीं मिलते, इसलिए हिंदी में केवल यहाँ तक ही मिलेगी और संस्कृत में यहाँ तक। वैसे तो सब मिल जाते हैं, तो हमें संस्कृत के अनुरूप पढ़ते हैं। तो ये देखो हिंदी और संस्कृत में संधि सेम। अब ये वर्ण अगर हम याद रखते हैं या व र ल, तो बनने वाली प्रक्रिया हमें पता चल जाती है। अगर हम संधि का संधि सूत्र भी याद रखते हैं, यानी संधि के सूत्र याद करते हैं, इको यणची, कभी सूत्र भी पूछ लेते हैं संस्कृत में, तो ई को यणची, यानी इससे हिंट मिलता है कि ई का य में रूपांतर, ई का य में रूपांतर।
तो देखो यहाँ एक पहला वर्ण हमें मिल जाता है, यह यानी पहला वर्ण, ये बनने वाले वर्ण ही याद रखने। अब हम उदाहरण देखें, तो पहला उदाहरण अगर देखते हैं तो प्रत्येक। अब यहां हम देखें तो या से पहले त अर्धवर्ण है, यानी इसके अगर हम ट्रिक याद करें, यानी संधि की ट्रिक याद करें, तो ट्रिक क्या हुई, अगर यह और वह से पहले अगर कोई अर्धवर्ण आ जाए, म ल कोई भी अर्धवर्ण आ जाए, तो क्या होगा, अर्धवर्ण यानी आधा वर्ण आता है, तो वहां पर यण संधि। इसके अलावा त्र, त्रा, त्रे शब्द के मध्य में या शब्द के प्रारंभ में ल या ला, अगर ये वर्ण आते हैं तो वहां पर निश्चित ही यण संधि है। अगर कोई अपवाद शब्द है, इस संस्कृत में कई अपवाद शब्द होते हैं, तो वहां अलग बात है, लेकिन 99% तक ये काम करता है। अब प्रत्येक, प्रत्येक में यह से पहले अर्धवर्ण त है, इसका मतलब यह का रूपांतर किसमें करना है हमें, ई में। तो पहला यहीं से हम इसको दो टुकड़े करते हैं, तो पहला शब्द बनता है प्रत और यह का रूपांतर ई में। अब हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि जो प्रथम पद है यानी प्रति, ई की जो मात्रा है वो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो यहां में याद रखना है प्रति में छोटी मात्रा लगती है। इसके बाद में शब्द बता यह का ई में रूपांतर, यानी ऊपर मात्रा है ए का, यानी प्रति धन एक। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण है, यद्यपि अब जो ध शब्द है वो द और यह से मिलकर बना है और यहीं से हमें तोड़ना है। तो यहां से हम तोड़ते हैं तो यह और द लिख दिया, उसके बाद में क्या बना, अ के बाद में अ अलग हो गया, तो ध के साथ में अ वर्ण था, तो अगला शब्द बनता है अपि। अब द है तो यह की मात्रा ई में रूपांतर होगा, तो यदि ई छोटी मात्रा होगी, यदि धन है अपि। अब इसी का संप्राशन उल्टी विधि करते हैं, तो ई का रूपांतर हमें किस में करना है, यह में। ई का रूपांतर यह में, तो ई का रूपांतर यह में करते हैं, तो यहां ई हटने पर बचा क्या, यह द, और यहां अपि। अब इसका मेल करते हैं, तो यह द य क्या बना, ध। अब अर्ध है, ध अर्ध है, क्योंकि यहां पर अर्ध हलंत का है, अर्ध है, तो अ का अगर मेल ध में होगा तो पूर्ण ध हो जाएगा और पी की मात्रा चली जाएगी, तो यद्यपि। इसी प्रकार सा उल्टा और सीधा, सीधी प्रक्रिया यानी संधि विच्छेद और संधि करना दोनों आना चाहिए। और यहां हम इस ट्रिक से ही पता लगा सकते हैं कि संधि में कौन सा यानी कौन सी संधि ये है। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम, अन्वय। अगर विसर्ग लगा है पीछे तो विसर्ग लगाना है, नहीं लगा तो नहीं लगा है, नहीं लगा तो हिंदी का शब्द है, और अगर लगा है इसका मतलब संस्कृत का शब्द है। अन्वय, वह के पहले अर्धवर्ण है, तो यहीं से टुकड़े करने। पहला शब्द पद बना अन, अन आधा, बचा क्या, वह का रूपांतर हमें किससे करना है, वह का रूपांतर करना है हमें ऊ में। वह का रूपांतर किसे करना है, ऊ में। छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ये बाद में लिखेंगे। इसके वह के बाद में क्या बचा, अय। अब वह का रूपांतर ऊ में। अनु में कौन सी मात्रा आती है, अनु में छोटी ऊ की मात्रा आती है, ये हमें ध्यान, शब्दों का ये ध्यान रखना जरूरी है। देखो इसलिए शब्द को सबसे ज्यादा होना चाहिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्द को सबसे ज्यादा हमारे पास होने चाहिए। अनुधन है आय, अन्य। इसी का अगर उल्टा रूप करते हैं तो ऊ की मात्रा का वह में रूपांतर, बचा अन अर्ध, और यहां आय। अ न, वह का वह, अ न अर्ध है, अ न अर्ध है, और वह की मात्रा जुड़ गई, पूर्ण हो गया वह, और यह अन्वय। वो इसी प्रकार से प्रक्रिया करके हमें ये रूपांतर करना है। अब इस प्रकार से हम, ये तो उदाहरण हो गए वह तक। अब वह
वह तक उदाहरण ले, एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह के मुख्य मुख्य उदाहरण ले रहे हैं। वह का अगर एक और उदाहरण ले लेते हैं तो हम वध्वा देश, वध्वादेश, तो वध्वादेश वधु धन आदेश, वधु धन आदेश, आ का हट गया और वह का रूपांतरण ऊ में, वधु धन आदेश, वध्वादेश। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, रूपांतरण करते जाना है। अब हम क्या देखते हैं, इसके अलावा अगर कुछ उदाहरण लें, ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें उदाहरण लेने हैं री के और ग्री के। री का उदाहरण लेते हैं तो मात्राज्ञा, हमने कहा पद के मध्य में त्रा आता है तो वहां पर संधि यण संधि। अब मात्राज्ञा तो हमने एक पद, तो अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो एक पद तो हमें मिलता है आज्ञा, पढ़ने पर। अगर हम संधि को पढ़ते हैं तो भी हमें शब्दों का ज्ञान हो जाता है। और अब आगे हम देखें तो त्रय, हमें पता है जो त्रय वर्ण है वो त और र से मिलकर बना है, त और र से मिलकर बना है, तो मां तय। अब र का रूपांतर, र यानी त और र की जो मात्रा है वो किस में चली जाएगी, री में। किस में रूपांतर करना है, र की मात्रा री में, क्योंकि त और र री में मात्रा तो मातृ धन आज्ञा। इसी प्रकार से पुनः अगर उसका संपासन यानी उल्टा विधि करें, यानी पुनः इसको अगर जोड़ें तो देखो री की मात्रा को हमें रूपांतर किस में करना है, र में। और मात जो है वो शब्द है, अर्धवर्ण है, आज्ञा शब्द है। अब मातर, तो तर मिलकर के हुआ त्र, आ की मात्रा यहां चली जाएगी और क्या, और मां शब्द पद वैसे वैसे। अब मात्राज्ञा, इसी प्रकार से ये बन जाएगा। अब हमने बात करते हैं कि ली का रूपांतर ल में। जिस शब्द में आरंभ में अगर पहले ल और ला आता है तो वहां पर हमेशा ही यण संधि होगी। जैसे शब्द है लाकृति, तो लाकृति जो शब्द है उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है ली धन आकृति। अब ली जो शब्द है उसका रूपांतर में किस में करना है, ल में। वापस करते हैं और आ की मात्रा जुड़ जाएगी और कृति, तो लाकृति। इस प्रकार से ये शब्द बना, तो लाकृति। ये हम अगर देखते हैं तो इस प्रकार से ये यण संधि हमारी कंप्लीट होती है। उदाहरण और ले, और अगर उदाहरण आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और पूछें। अब हम बात करते हैं अयादि संधि की। देखो जिस प्रकार से यण संधि है उसी प्रकार से हम अयादि संधि को समझते हैं। देखो अयादि संधि है उसका सूत्र है एचो अय वाया, ये संधि सूत्र है। देखो जो शास्त्रों में सूत्र दिए गए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए गए, इन सूत्रों से ही आप सारे जितने भी नियम हैं वो बना सकते हो। क्योंकि नियमों को देखो मस्तिष्क में याद रखना बहुत कठिन होता है, तो जो नियम है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो नियमों को याद रखने की बजाय आप छोटा करके उनको, यानी जितना भी मैटर है उसको एकदम आप छोटा कर दो, जितना आपको याद रख सके उतना ही मैटर याद रखो। कई बार कहते हैं कि हिंट दे दो, तो उस प्रकार से हिंट से हमें पूर्ण मैटर याद हो जाता है। तो एचओ का मतलब है ए और ओ। अब इसके जो मेन वर्ण है ए, ऐ और औ, अब इनका रूपांतर किस में होगा। देखो ये सूत्र है, ये सूत्र खुद बताता है किसमें रूपांतर, किसका रूपांतर किस में होगा। तो ए का रूपांतर होगा अ य, ए का रूपांतर अ य, अवग्रह चिन्ह है अ
यह। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, देखो संधि खुद अपना नाम बताती है। अय यानी बनने वाले पदों को ही संधि बताती है। अय आदि यानी अयादि, अयादि आदि वर्ण, बनने वाले अयादि आदि पद यानी बनने वाले पद ही संधि बताती है। जिस प्रकार से यण पर वर्ण बताए उसी प्रकार से अयादि वर्ण। तो अय, ओ से क्या बनेगा, ओ से यह के बाद में अ है, अ व, अ व अर्धवर्ण, मात्रा नहीं लेंगे। अब ए का रूपांतर किसमें, ए का रूपांतर व के साथ आ की मात्रा है, आ य, आ य। उ, औ का रूपांतर आ व, आ व। तो इस प्रकार से हमारे नियम तैयार हो गए। तो देखो ए का रूपांतर हमें आय में करना है, ओ का रूपांतर हमें औ में करना है, और ए का रूपांतर आय में करना है, और औ का रूपांतर आओ में करना है। तो यहां हम देखें तो अगर इसकी ट्रिक बनाएं तो ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी यह और वह से पहले, याद रखना है यहां यह और वह से पहले अर्धवर्ण है, कोई भी अर्धवर्ण, और यहां अ यह और वह से पहले केवल अ और आ की मात्रा ही होगी। जिस पद में यह और वह से पहले अगर अ और आ की मात्रा आती है वह पद अयादि संधि का। अब अयादि संधि के अगर उदाहरण लेते हैं तो हम देखें, उदाहरण लें जैसे पवन, विसर्ग है तो संस्कृत का शब्द पवन। यहां देखते हैं हम प आ व, अव, अव है, अव ने हमें अलग कर लिया, बचा क्या, अन। इधर क्या बचा, प अर्धवर्ण, यही हुआ। अब अव का रूपांतर हमें किस में करना है, अव का रूपांतर करना है ओ में, अव का रूपांतर ओ में। तो प पर ओ की मात्रा जाएगी पो, धन है अन। अब वापिस संपर्षण यानी उल्टी विधि करें, इसको वापिस जोड़े तो कैसे, ओ का रूपांतर में किसे करना है, औ में, ओ का रूपांतर औ में, प इधर है और अन इधर है। अब इसको जोड़े तो क्या होगा, प आ पा पूर्ण हो गया, व आ व पूर्ण हो गया, और न तो शब्द बना पवन। इसी प्रकार से नयन, नयनम। तो यहां क्या है, अय, यानी किसी पद में अगर अय, औ, आओ और आओ, आय और आओ आते हैं, यानी यह और वह से पहले अ या आ की मात्रा आती है, वहां अयादि संधि। यहां देखें अय अलग कर दिया तो क्या बचा, अनामय, अनामय। इधर क्या बचा, न अर्धवर्ण। तो अय का रूपांतर किसमें, अय का रूपांतर ए में, तो ने पर क्या चला जाएगा, ने धन अनम। वापिस उल्टा, तो ए की मात्रा का रूपांतर अय में, तो क्या बनेगा, न पूर्ण हो गया, न अ, न या अ, या और नम, नयनम। इसी प्रकार से हम उदाहरण लें भावुक। तो यहां क्या है, भावर, तो क्या बचा, आ वर, और इधर क्या बचा, ऊ कर, ऊ कर, विसर्ग है विसर्ग लगा दो, और इधर क्या बचा, अर्धवर्ण भ। अब आओ का रूपांतर किसमें करना है, आओ का रूपांतर होगा औ में, तो भ पर औ की मात्रा भौ धन उक। इसी प्रकार से अगर संपर्षण करें तो ओ की मात्रा का आओ में रूपांतरण, तो भ आ भा व उ वु का भावुक। बस ये आपको उल्टा सीधा आपको ध्यान रखना है, उल्टी सीधी प्रक्रिया ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम दो दो संधि साथ में समझे थे, और उसके जो अंतर है संधि में। और याद रखने वाली चीज क्या है कि बनने वाले वर्ण, बनने वाले पद ही याद रखने हैं। सूत्र हमें हिंट देते हैं और संधि का नाम हमें क्या करता है, ये बताते हैं उसके नियम क्या है। आगे हम दूसरी संधि समझेंगे।